हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एपिसोड 101 मर्द को दर्द नहीं होता। नक्श मुझे बचाओ, जल्दी से मुझे बचाओ। अचानक से मैम्बो अंकल के चेहरे पर खुशी के बादल नाचने लगे थे। मैम्बो अंकल जो खुद नक्श की मार खा चुके थे, उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि नक्श किस खेत की मूली है। नक्श के सामने उस्मान अली जैसा चैंपियन नहीं टिक पाया तो यह रॉबर्स क्या खाक टिक पाएंगे। ऐसी धारणा के साथ अभी मैम्बो अंकल नक्श को देख रहे थे। तुम तो भाग गए थे ना, दोबारा यहां आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम यहां मरने आए हो? वो लीडर जो दर्द में था जैसे तैसे जमीन से उठा और बोला, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और मार डालो इस लड़के को। तुरंत ही लीडर ने मुड़कर दूसरे रॉबर्स को आर्डर दिया। यह सुनते ही कुछ लोग भागते हुए नक्श की तरफ बढ़े। वो आदमी तो अब उठने वाला नहीं था और नक्श का स्वैग देखकर दूसरे रॉबर्स जो हमला करने आ रहे थे वो वहीं के वहीं रुक गए और अपने आदमी की तरफ देखने लगे जो अधमरा जमीन पर पड़ा था। नक्श, ध्यान से, ऑफिसर अवंतिका ने नक्श को अलर्ट करते हुए कहा। डोंट वरी। नक्श पीछे नहीं हटा बल्कि उसने तो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। मछले, ओए मछले, तू ठीक है ना? चाचा जी की हालत अब थोड़ी खराब होती दिखाई दे रही थी। शायद वो मछला उनका ही बेटा था। सामने से आ रहे आदमी ने नक्श के चेहरे पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन नक्श तुरंत ही उसके रास्ते से हटा और उसके हाथ को पकड़कर और उसके घुटने पर लात मारते हुए उसे नीचे बैठाया और उसके हाथ को उसके गले में लपेटते हुए उसकी छाती पर मुक्का जड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस मुक्के में कितनी ताकत थी। इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी। वो साउथ की फिल्में देखी हैं ना? सम वैसी ही ताकत। जिस फोर्स के साथ वो आदमी जमीन पर गिरा, उसकी सारी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर सभी स्टन रह गए थे। एक तरफ यह नजारा था तो दूसरी तरफ सभी लोग नक्श के हमले को देखकर शॉक थे। सभी के मन में एक ही बात दौड़ रही थी, क्या जावेरी परिवार का दामाद वाकई में यूजलेस है? मचला तो गया काम से। यह बोलते हुए नक्श ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बेहोश हो गया था और नक्श भी तो उन्हें यही दिखाना चाहता था कि उसके एक हमले से ऐसा हाल हुआ है तो कोई भी नजदीक आने की हिम्मत ना करे। बकवास बंद कर। चाचा जी से यह सब देखा नहीं गया और वो अपने हाथ में चाकू लेकर सीधा नक्श की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में बदला साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि चाचा जी नक्श पर हमला करते, नक्श उनकी तरफ कूद पड़ा और अपना घुटना उनके मुंह पर दे मारा। चाचा का बैलेंस बिगड़ गया था और तभी नक्श ने देखा कि दो और रॉबर्स भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तुरंत ही नक्श ने चाचा को कमर से उठाया और उन दोनों रॉबर्स पर पटक दिया। तीनों रॉबर्स अब जमीन पर पड़े थे और सबसे बुरी हालत चाचा जी की थी। उनके दो दांत भी टूट गए थे और साथ ही साथ उनकी कमर में भी चोट लग गई थी। उन चारों रॉबर्स को जमीन पर देखकर अचानक से अलंकार ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या बात है कचरे, शानदार लड़ाई करते हो तुम। जैसे तैसे दो रॉबर्स जमीन से उठे, लेकिन उनमें नक्श पर हमला करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने तो अपने बॉस की तरफ देखा और कहा, बॉस, अब क्या करे? अरे तुम्हारा बॉस क्या करेगा? उसमें उतनी आग ही कहाँ है? तुम्हारे बॉस को पता ही नहीं है कि बदला कैसे लिया जाता है। क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि बदले में दो कब्रें खोदनी पड़ती हैं, जिसमें एक अपनी खुद की होती है? अगर उसे यह पता है तो वो खुद सामने क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों लड़ने भेज रहा है? हिम्मत है तो वो आए और लड़ाई करे। कठोर अंदाज में नक्श ने उन रॉबर्स के बॉस को ललकारा।
सभी लोग जो नीचे जमीन पर बैठे थे उनकी आंखों में अचानक से उम्मीद की नई किरण दिखने लगी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। नक्श के इस अंदाज को देखकर कुछ में तो इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और नक्श को चीयर करने लगे। हालांकि उसी समय बंदूक की गोली की आवाज सुनाई दी। रॉबर्स के बॉस ने बस के शीशे पर गोली चला दी थी। क्यों नहीं चलाता? उसके हाथ से माहौल फिसलता जो जा रहा था और वो यह नहीं चाहता था कि नक्श उस पर हावी हो जाए। अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो इस बंदूक का सामना करो। बोलो, क्या ख्याल है? निडर होते हुए उस लीडर ने नक्श पर बंदूक तानते हुए कहा। क्या बात है? मुझे नहीं पता था कि तुम अपने साथ अपने इस दोस्त को भी लेकर घूम रहे हो। नक्श ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, बल्कि शांत रहते हुए बोला, क्यों ना तुम मुझे अभी शूट कर दो? क्योंकि अगर मैं छुप गया तो तुम मुझे फिर ढूंढ नहीं पाओगे। तुम यह कहना चाहते हो कि मुझ में गोली चलाने की हिम्मत नहीं है? क्योंकि वो लीडर पूरी तरह से गुस्से में था इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी बात है तो चलाओ। देख लेते हैं तुम्हारी हिम्मत। अपनी दोनों भुहों को ऊपर उठाते हुए नक्श ने कहा। नक्श, इस सीन को देखकर ऑफिसर अवंतिका अचानक से पैनिक करने लगी, लेकिन उसे यह सीन कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऑफ कोर्स, नक्श के ख्यालों को अब वो काफी अच्छे से समझने लगी थी, इसलिए उस सीन पर गौर करते हुए उसे समझ आ गया था कि नक्श यह सब क्यों कर रहा है, जिससे वो लीडर सिर्फ और सिर्फ नक्श पर फोकस करे और बाकी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। नक्श का बिहेवियर ठीक वैसा ही था जैसे उस दिन उसने उन बैंक रॉबर्स को हैंडल किया था। नक्श बहुत ही कैजुअल नजर आ रहा था। उसने अवंतिका की तरफ हाथ हिलाया और उस लीडर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर तुमने अभी गोली नहीं चलाई तो मुझे लगेगा कि तुम असली मर्द नहीं हो। भाड़ में जाओ। उस लीडर को इतना तेज गुस्सा आ गया कि उसने बिना कुछ सोचे सामने बस ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही बंदूक से गोली निकली, वैसे ही नक्श के शरीर से खून बहने लगा। हालांकि यह हमला इतना घातक नहीं था। गोली नक्श के राइट कंधे को छूकर निकल गई थी। अचानक से नक्श को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मजा आया? लो तो फिर और मजा लो। और भाड़ में जाओ। लीडर इतनी आसानी से नक्श को छोड़ने वाला नहीं था। वो नक्श पर एक और हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा हमला करने में कामयाब हो पाता, अचानक से कुशल बीच में आया और उसने लीडर के हाथ को पकड़ लिया। उन दोनों के बीच हल्की खींचातानी हुई, लेकिन कुशल ने मौके का फायदा उठाते हुए लीडर के सर पर कड़क हमला किया और उसे दिन में तारे दिखा दिए। लीडर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। नक्श, अनिका और मिस जूली ने जब नक्श को इस हालत में देखा तो वो तुरंत ही चौंक गए और भागते हुए नक्श की तरफ बढ़े। नक्श, तुम ठीक तो हो? जैसे ही कुशल ने कंसर्न दिखाते हुए नक्श से कहा, वैसे ही उसने देखा कि दो और आदमी हमला करने के इरादे से उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तुम्हारी तो खैर नहीं। गुस्से में कुशल ने अपने दांत पीसे और भागते हुए उनकी तरफ बढ़ा। कुशल की कदकाठी बड़ी और भारी थी, और ऐसे में वो आराम से 3-4 लोगों से निपट सकता था। वो तो सिर्फ 2 ही थे। उनके नजदीक आते ही कुशल ने उन दोनों के सर पर वार किया और उनका हाल भी उनके लीडर जैसा ही हुआ। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। हालांकि उसी समय चाचा जी ने मौके का फायदा उठाना चाहा। नक्श के हमले की वजह से उनकी कमर में चोट आ गई थी और इस वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जेब से बंदूक बाहर निकाली और खड़े होने की कोशिश की। वो कुशल पर गोली चलाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें खड़े होने में तकलीफ हो रही थी इसलिए उन्होंने लेटे लेटे ही बंदूक चलाने का फैसला किया। लेकिन वो बंदूक को सही जगह पर नहीं रख पाए और गोली सीधा नक्श की कमर पर जा लगी। ओह शिट! कुशल का चेहरा अचानक से ग्लूमी हो गया। भागते हुए वो चाचा जी की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि चाचा जी दूसरा राउंड फायर करते,
कुशल ने लात मारते हुए उस बंदूक को उनके हाथ से अलग किया और उनके चेहरे पर 3 से 4 पंच मारे। उनके आगे के सारे दांत और उनकी नाक भी अब टूट गई थी। ठीक उसी समय नक्श भी बेहोश हो गया। अनकॉन्शियसली नक्श को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत लंबा सपना देख लिया हो। जब नक्श को होश आया तब उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। नक्श, फाइनली तुम्हें होश आ गया। अनिका, जो नक्श के बेड के पास बैठकर उसके होश में आने की राह देख रही थी, उसने नक्श के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मैं यहां कब से हूं? मुझे यहां पर कितना समय हो गया है? नक्श का चेहरा पूरा फीका पड़ गया था। तुम्हें यहां पर 2 दिन हो गए हैं। फाइनली तुम्हें आज होश आ गया। यह बोलते हुए अनिका की टोन अचानक से बदल गई। ऐसा लगा जैसे मानो वो रो रही हो। यह 2 दिन अनिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। उसने कैसे निकाले, क्या झेला, यह सब तो उसी को पता है, लेकिन उन 2 दिनों में अनिका इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे लगने लगा कि नक्श को अब कभी होश ही नहीं आएगा। नक्श, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे फ्यूचर में तुम ऐसे चीजों का सामना अकेले नहीं करोगे। तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा? वो गोली तुम्हारे दिल के बेहद करीब थी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर थी। यह बोलते हुए अनिका की आवाज एकदम धीमी पड़ गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बीवी, ओ मेरी बीवी, यार तुम रोना बंद करो। तुम रोती हो तो मेरा दिल दुखता है, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। अगर उस समय नक्श स्टैंड नहीं लेता तो पता नहीं वो लोग अवंतिका और पल्लवी के साथ क्या करते, बाकी लोगों के साथ क्या करते। ऐसे में नक्श का बीच में आना बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल दुखना भी चाहिए। 2 दिन तक तुमने मुझे बहुत रुलाया। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। यह देखकर और अनिका की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अनिका उससे इतना प्यार करने लगेगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अनिका को इस तरह देखकर नक्श को काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा पति प्रॉमिस करता है बस, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम काफी ज्यादा डर गई हो। इधर आओ, लेट मी किस यू। नहीं, मुझे नहीं आना है। अचानक से अनिका ने रोना बंद किया और 2 कदम पीछे की तरफ बढ़ी। हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने अपना सर हिलाया। अपने आजू बाजू की सराउंडिंग देखकर नक्श को थोड़ा डाउट हुआ। बीवी, यह कौन सा हॉस्पिटल है? क्या आजकल के जनरल वार्ड्स भी इतने लक्सुरियस हो गए हैं? यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसे अग्निहोत्री फैमिली ओन करती है। कुशल की वजह से ही तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रखा गया। अगर अग्निहोत्री फैमिली ने बेस्ट डॉक्टर्स की टीम की नहीं बुलाई होती तो तुम्हारी सर्जरी इतनी आसानी से नहीं होती। अपने 2 दिन के डर को छुपाते हुए अनिका ने कहा। क्योंकि नक्श इंजर्ड और अनकॉन्शियस था तो ऐसे में भला कुशल उसे इग्नोर कैसे कर सकता था? यही सवाल नक्श के मन में दौड़ रहा था। 2 दिन बाद कुशल के दादाजी का बर्थडे है। उनके घर पर गेस्ट्स आना शुरू हो गए हैं और वो उसी में बिजी हैं। उसने कहा था कि अगर तुम्हें होश आ जाए तो मैं उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। यह बोलते हुए अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला। नक्श की नजर ऊपर सीलिंग पर जाकर अटक गई थी। भले ही वो इस समय इंजर्ड था, लेकिन उसने एक अच्छा दोस्त बना लिया था। अपनी और कुशल की दोस्ती के बारे में सोचते हुए वो काफी ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था। जैसे ही अनिका ने कॉल कट किया, वैसे ही नक्श ने एक और सवाल किया। क्या तुम्हें पता है कि कुशल का घर कहाँ है? नक्श, तुम्हें हो क्या गया है?
तुम्हें कुशल के घर से क्या करना है? क्या तुम्हें उसके घर जाना है? शांति से आराम करो। मेरी बात हो गई है। उसने कहा है कि वो आ रहा है। वरीड होते हुए अनिका ने कहा। उसी समय होटल प्राइम स्टार के एक प्राइवेट रूम में कार्तिक, हिमानी और बाकी के 3 लोग और बैठे थे और इकोलॉजिकल गार्डन को कैसे क्रिएट करना है इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक से उस प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और देखते ही देखते कुछ लोग उस कमरे में आए। दर्पण भानुशाली का चेहरा अचानक से ग्लूमी हो गया जब उसने कार्तिक और बाकी लोगों को देखा। दर्पण भानुशाली, नक्श के चाचा, होटल प्राइम स्टार में क्या करने गए थे? एपिसोड 102 ब्रदर्स। कौन हो तुम लोग? बाहर निकलो यहां से, कार्तिक ने नाखुश होते हुए कहा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरे सामने चिल्लाओगे? नफरत की नजर से दर्पण ने कार्तिक और बाकी लोगों को देखकर कहा, तुम लोग कुछ नहीं हो, बस नक्श के पाले हुए कुत्ते हो और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इतने अच्छे होटल में बैठकर दावत लूट रहे हो। यह सुनते ही कार्तिक का चेहरा अचानक से ग्लूमी हो गया। कौन हो तुम? और मेरे होटल में बवाल करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरा नाम दर्पण भानुशाली है, प्राउड फील करते हुए दर्पण ने कहा। अभी नक्श अगर यहाँ होता तो वो भी मुझे प्यार से और इज्जत से चाचू चाचू बोलता। यह सुनते ही हिमानी और बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस हो गए थे। हालांकि उन्होंने पहले कभी दर्पण भानुशाली को देखा नहीं था, लेकिन उसके बारे में जानते सब कुछ थे। तो क्या हुआ अगर तुम भानुशाली परिवार से हो? सबसे पहली बात तो यह तुम्हारा इलाका नहीं है, यह सूरत है, और तुम्हारा बेस मुंबई है, तो यह नखरे और धौंस किसी और को दिखाना तुमने यहाँ आकर कोई गलती नहीं की, लेकिन अचानक से हमारे कमरे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रविश, जिसके मुंह से कभी कुछ ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था, इस बार उसने सबसे पहले अपना मुंह खोला। ओह, तो क्या तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो? चौंकते हुए दर्पण ने कहा। ले चलो इन सभी को, मैं भी तो देखूं कि इन कुत्तों के बिना नक्श कैसे सर्वाइव कर पाता है। तुम होते कौन हो हमें यहाँ से ले जाने वाले? क्या राइट है तुम्हारे पास? आकाश ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। क्या राइट है मेरे पास? नाइस क्वेश्चन, दर्पण ने कठोर अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, नक्श के साथ मिलकर तुम भानुशाली परिवार के अगेंस्ट चले गए। मुझे भानुशाली परिवार के मुखिया यानी नक्श के दादाजी यशवर्धन भानुशाली से आर्डर मिला है तुम लोगों को उठाने का, इसलिए मैं सूरत आया हूँ। परेशान मत हो, मुंबई में तुम्हें गेस्ट्स की तरह ही रखा जाएगा। यशवर्धन भानुशाली? शॉक्ड होते हुए कार्तिक ने पूछा। ऑफ कोर्स, कार्तिक को यशवर्धन भानुशाली के बारे में सब कुछ पता है। कौन नहीं जानता उन्हें? सभी को पता है भानुशाली परिवार मुंबई में कितना फेमस है और वो भानुशाली परिवार के सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। लेकिन पिछले कई सालों से कार्तिक की मुलाकात उनसे नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि कार्तिक उनसे पहले किस सिलसिले में मिला होगा। यह सारे पत्ते आगे खुलने वाले हैं। ले चलो इन्हें। दर्पण कार्तिक के साथ उलझकर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहने के बाद वो उस कमरे से बाहर निकल आया। जब इरफान भाई ने देखा कि कार्तिक और बाकी लोगों को कुछ लोग वहां से लेकर जा रहे हैं, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से ग्लूमी हो गए थे। कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम यहाँ के मालिक से पंगा लो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर बवाल करने की क्या सजा है? कड़क अंदाज में इरफान भाई दर्पण के सामने आकर खड़े हो गए थे। ध्यान रखो इन लोगों का। दर्पण ने इरफान भाई की तरफ देखा भी नहीं और अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकालकर उनके कदम होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दर्पण का एटीट्यूड देखकर इरफान भाई का खून खौल उठा,
लेकिन इससे पहले कि इरफान भाई कोई हरकत करते और दर्पण को रोकते, अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो अंधा लड़का। इरफान भाई ने इम्पेशेंट होते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। उनके सामने एक आदमी खड़ा था जो उनसे हाइट में 5 इंच लंबा था। इससे पहले कि इरफान भाई कुछ करते, उस आदमी ने सीधा इरफान भाई की छाती पर अटैक किया और इरफान भाई हवा में उछलते हुए टेबल्स पर जा गिरे। तेरी यह हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? मार डालो इसे। इरफान भाई दर्द में थे। जैसे तैसे वो जमीन से उठे और उन्होंने चिल्लाते हुए अपने सबॉर्डिनेट्स से कहा, पता नहीं तुम अपने आप को समझते क्या हो? कड़क अंदाज में उस आदमी ने कहा। अभी इरफान भाई अपनी चाल चलने ही वाले थे कि तभी वो आदमी आगे बढ़ने हुए उनके बीच में आ गया और पलक झपकते ही उसने सभी को उठाकर पटक दिया। उसी समय दर्पण, जो होटल के दरवाजे तक पहुंच गया था, वो अचानक से रुका और पीछे मुड़कर इरफान भाई से बोला, तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूं। जाओ और अपने नक्श को बोल दो कि अगर उसे अपने लोग सही सलामत वापस चाहिए तो मुझसे मुंबई में आकर मिले भानुशाली परिवार के विला में, मैं उसका इंतजार करूंगा। यह बोलने के बाद दर्पण ने उस आदमी को देखकर अपना हाथ हिलाया। वो आदमी समझ गया कि दर्पण क्या चाहता है। तुरंत ही वो इरफान भाई के सामने गया और उनके चेहरे पर, ठीक से कहूं तो उनकी नाक और आंख के बीच में एक जोरदार मुक्का जड़ा। होटल प्राइम स्टार में मौजूद गेस्ट्स ने जब यह सब देखा तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए और धीमी आवाज में डिस्कशन शुरू हो गया। ओह माय गॉड, यह लोग कौन हैं? उन्होंने इरफान भाई को मारने की हिम्मत की? धीरे बोल, मरना चाहती हैं क्या? देख नहीं रही वो आदमी अपने साथ किस तरह के लोग लेकर आया है? अरे देख देख, वो कार्तिक पटेल और हिमानी शाह हैं ना? मैंने उन दोनों को द वर्ल्ड होटल के इनॉग्रेशन पर देखा था। उन दोनों को कहाँ लेकर जा रही हैं? वो सब छोड़, वो आदमी कितना अमेजिंग है। आई मीन उसके स्किल्स तो देख। पलक झपकते ही उसने इरफान भाई और उनके आदमियों को एक झटके में पटक दिया। लगता है उसने फाइटिंग का कोई कोर्स कर रखा है। वाओ! जब दर्पण अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया तब होटल प्राइम स्टार का स्टाफ सदमे से बाहर आया, लेकिन किसी में भी इरफान भाई का हाल जानने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय किसी ने हॉस्पिटल में कॉल किया। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे या समझते थे कि वो लोग जो कार्तिक और हिमानी को वहां से लेकर गए हैं, वो कोई छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी पार्टी होगी जिन्हें ऑफेंड करने की गलती वहां मौजूद कोई नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ उसी समय कुशल हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब उसने देखा कि नक्श को होश आ गया है और वो आराम से बेड पर बैठा है तो कुशल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तू इतना जल्दी नहीं मरेगा, लंबी उम्र लिखवा कर लाया है, खुश होते हुए कुशल ने कहा। अच्छा, तो तू चाहता था कि मैं मर जाऊं? मैंने तो सोचा था कि तू मुझे जल्दी से जल्दी अच्छा होता हुआ देखना चाहेगा। डिप्रेस्ड टोन में नक्श ने कहा। तू मरा नहीं है, ठीक है? और सुन, यह संटी बातें करना बंद कर। तुझे अभी ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट है तो बोल, मैं तेरा काम कर दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुशल बिजनेस टॉक करने आया हो। नक्श को पता था कि इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उस टॉपिक को छोड़कर नक्श ने दूसरा टॉपिक बाहर निकाला। तेरे घर पे तो बहुत गेस्ट्स आए हुए हैं ना, तो उन्हें छोड़कर तू यहाँ हॉस्पिटल क्यों आया? वो लोग काफी हेल्दी हैं और वो अपने आप को संभालना अच्छे से जानते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन तुझे तो अभी अनिका की और मेरी जरूरत है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कुशल ने मजाक किया। यह सुनकर नक्श को इतना गुस्सा आया कि उसने करवट बदला और कुशल के सामने पीठ दिखाकर बैठ गया। तो तुझे लगता है कि मैं हेल्दी नहीं हूं? मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता? मुझे लोगों की जरूरत है। नक्श का मूड खराब होता जा रहा था। मे बी वो बीमार था, इसलिए कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रहा था और मजाक को समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा था। तुझे हो क्या गया है?
कहाँ तू उन लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करने बैठ गया, वो अलग है और तू अलग है। मैं मजाक कर रहा था दोस्त, कुशल ने अपना सर खुजाते हुए कहा। इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, कुशल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अच्छा यह सब छोड़, 2 दिन बाद मेरे दादाजी का बर्थडे है और उन्होंने तुझे स्पेशली इनवाइट किया है, इसलिए 2 दिन बाद तुझे मेरे घर पर आना है। यह सुनते ही अनिका शॉक्ड हो गई और कुशल को देखने लगी। उसने जो सुना उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्श को नहीं पता, लेकिन क्या अनिका को भी नहीं पता? अग्निहोत्री परिवार का नाम सिर्फ सूरत में ही नहीं बल्कि गुजरात और राजस्थान तक पॉपुलर था। हालांकि अब कुशल के दादाजी बिजनेस से रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनके नाम का वर्चस्व अभी भी कायम है। लोग उनके नाम से ही बिजनेस कर लेते हैं। तो सोच लीजिए कि उस परिवार की क्या हैसियत होगी। नीलकंठ अग्निहोत्री की प्रेस्टीज की बात करना ही बेकार होगा। यह वो नाम है जो सूरत शहर के पन्नों में हमेशा कायम रहेगा। वो कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, छलांग मारना नहीं भूलता है। उसी तरह भले ही नीलकंठ अग्निहोत्री ने बिजनेस से अपने हाथ खड़े कर दिए हो, लेकिन उनके हाथों की ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सूरत शहर में वो जो चाहे कर सकते हैं। और अगर नक्श की दोस्ती अग्निहोत्री परिवार से हो गई तो फिर नक्श का रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स की लाइन लग जाएगी। अब तेरे दादाजी का बर्थडे है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं जरूर आऊंगा, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए यही काफी है। और तुझे एकदम सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह हॉस्पिटल मेरे ही परिवार का है। मैंने यहाँ के स्टाफ और हॉस्पिटल डायरेक्टर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि तुझे जो कुछ भी चाहिए वो तुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पर मिल जाना चाहिए। मुस्कुराते हुए कुशल ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए बोला, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर हम दोनों साथ में बैठकर मस्त पार्टी करेंगे। मुझे लगता है कि तू यहाँ से जाने का सोच रहा है। अजीब नजरों से नक्श ने कुशल को देखते हुए कहा, बस काम की बात की और निकलो, हम मेरे साथ, तुझे बोर होता है क्या? कैसा है साला, बस बर्थडे पर इनवाइट करने आया है। अबे पागल हो गया है? कौन बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? कुशल ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा। अच्छा सुन, एक बार तू अच्छे से ठीक हो जा, उसके बाद मुझे तेरे साथ एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। हम दोनों भाइयों के फ्यूचर से रिलेटेड है। यह सुनकर अनिका एक बार फिर से शॉक्ड रह गई। अनिका को लगने लगा कि कुशल नक्श को इस कदर अपना भाई मान बैठा है कि कहीं नक्श को अग्निहोत्री परिवार में शामिल ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो नक्श और अनिका दोनों की ही लॉटरी लग जाएगी। ऐसी कौन सी बात है जो अभी नहीं की जा सकती? वैसे भी यहाँ पर कोई बाहर वाला नहीं है। सरप्राइज्ड होते हुए नक्श ने कुशल को देखा। ठीक है। तुरंत ही कुशल अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इधर उधर देखने के बाद जब कुशल सैटिस्फाइड हुआ कि बाहर कोई नहीं है तो जल्दी से उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और वापस से अपनी जगह पर आया। कुशल ने अपने दिमाग में उन शब्दों को दोहराया जो वो नक्श को कहना चाहता था और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वैसे ही दरवाजे पर एक हरकत हुई। तुरंत ही अनिका उठी और उसने दरवाजा खोला। अनिका, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। क्या नक्श को होश आ गया? क्योंकि दरवाजा बंद था इसलिए मिस जूली को लगा कि शायद अंदर कुछ चल रहा है और इसलिए उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की और बाहर से ही सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं मिस जूली, आइए अंदर आइए, अभी थोड़ी देर पहले ही नक्श को होश आया है। जैसे ही अनिका ने यह कहा वैसे ही मिस जूली का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर चला गया और मुस्कुराते हुए उसने उस कमरे में अपने कदम रखे। नक्श, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी परेशान थी। 2 दिन से लगातार बस चक्कर काट रही थी। तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भी मिस जूली को बैठने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मिस जूली ने किसी के कहने का इंतजार भी नहीं किया। तुरंत ही वो नक्श के पास अनिका की जगह पर जाकर बैठ गई। हालांकि मिस जूली ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा था। आमतौर पर जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो ऐसा ही कुछ कहते हैं,
लेकिन पता नहीं क्यों अनिका को वो सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा और वो अंदर ही अंदर काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। मिस जूली, मैं एकदम ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 2 दिन आपने 2 दिन तक चक्कर क्यों काटे? आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि नक्श की बात सुनकर मिस जूली का चेहरा अचानक से लाल हो गया था। हालांकि उसके पास नक्श के सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब नक्श उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगा था। एपिसोड 103 कुशल का ऑफर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया, मैं कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जैसे ही मिस जूली के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही अचानक से उनका फोन बजा। 1 मिनट बाद मिस जूली ने कहा, सॉरी नक्श, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है। मुझे जाना होगा, तुम अच्छे से आराम करो, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगी। नक्श ने धीरे से अपना सर हिलाया। यह बोलने के बाद मिस जूली अपनी जगह से उठी और उस कमरे से बाहर चली गई। अनिका कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस जूली को फिर से नक्श को देखने आने की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि आजकल मिस जूली नक्श से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। उसी समय कुशल अपनी जगह से उठा और उसने फिर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और नक्श के पास आकर बैठ गया। नक्श, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले तुमने मेरी बीवी अदिति को मौत के मुंह से बाहर निकाला, उसके बाद तुमने सभी को उस तूफान से बाहर निकाला और फिर उन रॉबर्स के सामने तुम्हारी दिलेरी देखकर क्या ही कहना। सैल्यूट है तुम्हें। सीरियस होते हुए कुशल ने कहा, भले ही लोग तुम्हें यूजलेस और कचरा कहे, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे यूजफुल हो और आज के बाद कोई भी तुम्हें यूजलेस नहीं कहेगा। नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी एकदम सीरियस हो गए थे। एक कन्फ्यूजन से अनिका अभी बाहर भी नहीं निकली थी कि दूसरे कन्फ्यूजन ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुशल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है। सीरियस अंदाज में कुशल ने आगे कहा, मेरे दादाजी रिटायर हो गए हैं और लंबे समय से उन्होंने बिजनेस की दुनिया को अलविदा कह दिया है। अग्निहोत्री परिवार के सारे बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, जिसे मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक हाथ की जरूरत है, एक सही और सच्चे साथ की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस मामले में तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। कुशल की बात सुनकर अनिका एकाएक चमक उठी। हालांकि नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी भी वैसे के वैसे ही थे। हालांकि नक्श और कुशल एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन कुशल की बात सुनकर नक्श को सारे पैमाने समझ आ गए थे। उसे इतना तो पता चल ही गया था कि कुशल किस तरह का इंसान है और उससे दोस्ती करने के मायने क्या होंगे। अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं रहे, एक भाई की तरह हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो। कोई तुम्हारी काबिलियत को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मैंने उस काबिलियत को देखा है, समझा है और परखा है। तो सी टू गुड हो यार, मुस्कुराते हुए कुशल ने कहा और धीरे से नक्श को अपने गले से लगा लिया। कुशल के लिए उसकी बीवी अदिति ही सब कुछ थी। अगर उस दिन अदिति को कुछ हो जाता तो कुशल अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, क्योंकि वो गोल्डन फ्रूट उसने ही तोड़कर अदिति को दिया था और उसे खाने के बाद ही अदिति की तबीयत बिगड़ी थी। अगर नक्श वहां नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। नक्श के इस एहसान को कुशल अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता है। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो कुशल से क्या कहे। नक्श चाहता था कि वो उसे सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन क्योंकि अनिका भी वहां पर मौजूद थी इसलिए नक्श कुशल को अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था। उसे यह नहीं बता सकता था कि वो भानुशाली ग्रुप का सीईओ है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ अनिका अब और भी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसके हिसाब से नक्श अभी जिस बॉस की कंपनी में काम कर रहा है, वो बॉस उसे अच्छा खासा पैसा दे रहा है। नक्श के पास स्टार विला है, एक स्पोर्ट्स कार है जो हमेशा उसी के पास रहती है।
तो मतलब फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सामने अग्निहोत्री परिवार है जो एक समय में सूरत का शहंशाह था। अभी भी उनका लंबा चौड़ा बिजनेस है और अगर नक्श ने उनके साथ काम किया तो उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना तय है। अब इस मामले में अनिका तो कुछ बीच में बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नक्श पर टिका दी थी। नक्श के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रपोजल पर हाँ कहना यानी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आना और ना कहना यानी अच्छे खासे बनते हुए रिश्ते को बर्बाद करना था। कुशल ऑफर के लिए बहुत बहुत थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ी और बात करनी चाहिए। अभी के लिए मेरी हालत और यह जगह दोनों ही बिजनेस डिस्कस करने लायक नहीं है। मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। हाँ कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना समय लो, जल्दी किसको है। कुशल को नक्श की बात अच्छे से समझ आ गई थी। अच्छा, क्या तुम बिस्तर से उठ सकते हो? 2 दिन बाद मेरे घर आओ, उससे अच्छा अभी ही चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हम आराम से बात भी कर पाएंगे। सरल अंदाज में साथ कुशल ने नक्श को घर चलने के लिए इनवाइट किया। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर से ब्लैंकेट हटाते हुए नक्श ने कहा। क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें सही लग रहा है? वरीड होते हुए अनिका ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बीवी, क्या तुम्हें मेरी हेल्थ के बारे में नहीं पता? मैं बहुत ही टफ हूँ, अपनी छाती पर एक और गोली खा सकता हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं होगा, प्राउडली नक्श ने कहा। भाड़ में जाओ, नक्श की बात सुनकर अनिका ने कहा। हालांकि नक्श की दिलेरी तो उसने उसी दिन देख ही ली थी और अपने पति की हिम्मत के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर भी अलग ही निखार आ गया था। अनिका का रिएक्शन देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुशल की मदद से वो तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसके बाद वो तीनों एक साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। कुशल ने नक्श और अनिका को अपनी कार में बैठाया और उसके बाद ड्राइव करते हुए वो तीनों अग्निहोत्री परिवार के विला की तरफ निकल पड़े। रास्ते में नक्श ने सीक्रेटली अपनी सेक्रेटरी नंदिता को मैसेज करके अग्निहोत्री परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजने के लिए कह दिया था। नक्श पहली बार नीलकंठ अग्निहोत्री से मिलने वाला था। भला वो उनके घर खाली हाथ कैसे जा सकता था। करीब 1 घंटे बाद वो तीनों अग्निहोत्री परिवार के विला पहुंच गए थे। मैन हॉल में नीलकंठ अग्निहोत्री सभी गेस्ट से मिल रहे थे और बिजनेस की ताज़ा खबरों पर चर्चा कर रहे थे। इतने सारे गेस्ट्स के बीच नक्श को अपना एक पुराना साथी हर्ष मिल गया था, जिससे उसकी आखिरी मुलाकात उस रियूनियन पार्टी में हुई थी। नक्श आओ, मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाता हूँ। यह है अग्निहोत्री परिवार की शान, मेरे दादू नीलकंठ अग्निहोत्री, उत्सुक होते हुए कुशल ने कहा। और दादू, यह है मिस्टर नक्श। हेलो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नक्श ने पूरी इज्जत के साथ कहा। नीलकंठ जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, यहाँ पर कोई बाहर वाला नहीं है ना? तो फिर इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर, पोलाइट अंदाज में नक्श ने झुकते हुए कहा। उसके बाद वो अनिका को अपने दोस्त हर्ष के पास ले गया। हेलो क्लास मॉनिटर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू यहाँ पर होगा। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद अग्निहोत्री परिवार की पार्टी में आएगा, कड़क अंदाज में हर्ष ने कहा। हर्ष की बात सुनकर कई लोगों का ध्यान पार्टी से हटकर नक्श पर चला गया था और फिर हमेशा की तरह धीमी आवाज में डिस्कशंस शुरू हो गए। ओह, तो यह है जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद। इससे मिलने से तो अच्छा है कि मैं इस पार्टी से चली जाऊं। देखो तो सही कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, पूरा भिखारी लगता है। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुमने देखा नहीं कि वो यहाँ पर कुशल के साथ आया है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस कचरे की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसकी दोस्ती कुशल से हो गई अनबिलीवेबल। कुशल ने ऐसे प्रेटेंड किया जैसे मानो उसने वो डिस्कशन सुने ही ना हो। तुरंत ही वो नक्श की ओर बढ़ा और बोला, क्या बात है, तुम दोनों दोस्त हो? इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, हर्ष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि कुशल अग्निहोत्री को मजाक करना बहुत पसंद है। इस कचरे से कौन दोस्ती करना चाहेगा?
यह बोलने के बाद हर्ष ने गहरे अंदाज में कुशल की ओर देखा और उसके बाद उसकी आंखें अनिका के खूबसूरत फिगर पर जाकर अटक गई। दरअसल हर्ष के यहाँ आने के दो प्रमुख कारण थे। सबसे पहला तो वो अपनी बहन को इस पार्टी में रिप्रेजेंट कर रहा था, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करती हैं। उसने ही हर्ष को इस पार्टी में जाने के लिए कहा, जिससे वो नीलकंठ अग्निहोत्री से मिल सके और उनके आशीर्वाद से उसे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। और दूसरा यह कि उसे कुशल के साथ दोस्ती करनी थी। दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत करना था। भले ही अग्निहोत्री परिवार का नाम सूरत में अब ज्यादा नहीं लिया जाता था, लेकिन सूरत में कुशल कितना प्रभावशाली है यह सभी को पता था। बस शेर को दहाड़ने की जरूरत थी और हर्ष को उस दहाड़ में शामिल होना था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि अग्निहोत्री परिवार की पार्टी में उसकी मुलाकात नक्श से होगी। माफ करना कुशल, मैं अभी आता हूँ। यह बोलते हुए हर्ष उस जगह से जाने लगा, मानो जैसे वो किसी को भी यह नहीं बताना चाहता था कि वो नक्श को पहले से ही जानता है या फिर उसके और नक्श के पहले से ही कोई संबंध है। नक्श कौन है ये? अनिका ने हर्ष को पीछे से जाते हुए देखा और नाखुश होते हुए बोली, कोई नहीं है, बस एक लड़का है जिसके दिमाग में लोचा है। शायद आज घर से निकलने से पहले दवाई लेना भूल गया है। सीधे और स्पष्ट अंदाज में नक्श ने कहा। जैसे ही हर्ष ने यह सुना, उसके कदम अचानक से रुक गए। तुरंत ही वो पीछे मुड़ा और बोला, क्या कहा तूने अभी? जो किसी और की रहम पर पलते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें बड़े लोगों के सामने कुछ भी बोलना चाहिए। लगता है तो अपनी औकात भूल गया है, स्कूटर वाले। अच्छा, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या अब तू डिसाइड करेगा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं? क्या बड़ा मुंह सिर्फ तेरे पास ही है? नफरत दिखाते हुए नक्श ने कहा। सही मायनों में देखा जाए तो नक्श को हर्ष का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था। नक्श ने हर्ष को प्रोवोक नहीं किया था, बल्कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला था। तो फिर हर्ष को सबके सामने नक्श को ह्यूमिलिएट करने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसी बात है और नक्श ने कुछ नहीं किया है, तो फिर वो सुनकर क्यों ले? वो क्यों हर्ष के साथ अच्छे से पेश आए? तू एक यूजलेस दामाद है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? ध्यान से सुन, अगर तेरी बीवी जावेरी परिवार से नहीं होती तो तुझे आज अग्निहोत्री परिवार में घुसने भी नहीं दिया जाता। मेरे हिसाब से तू अपनी बीवी के साथ मिस्टर अग्निहोत्री को गिफ्ट देने आया है ना? यह बोलने के बाद अचानक से हर्ष के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। ओह, तो तू भी यहाँ पर नीलकंठ जी को गिफ्ट देने आया है? नक्श ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। वैसे क्या तू अभी भी अपने परिवार के पैसों पर पल रहा है या खुद अपने पैरों पर खड़ा है? कहाँ जॉब कर रहा है तू आजकल? क्या तेरे पास नीलकंठ जी को गिफ्ट देने के लिए उतने पैसे हैं? मैं यहाँ मेरी बहन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मिस्टर अग्निहोत्री को शानदार गिफ्ट देने वाली है। प्राउड फील करते हुए हर्ष ने कहा। तेरी बहन? वो गिफ्ट देने वाली है? इसका मतलब तू तो खाली हाथ ही आया है ना? नक्श ने हंसते हुए कहा। जैसे ही नक्श ने यह कहा, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही रिएक्ट किया। नक्श सही कह रहा है, वो गिफ्ट तो उसकी बहन दे रही है, हर्ष थोड़ी ना दे रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर ऐसी बात है तो फिर हर्ष इतना शो ऑफ क्यों कर रहा है। जब हर्ष ने यह सब सुना तो उसका चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा भयानक हो गए। हाँ, तो क्या हुआ अगर मेरी बहन गिफ्ट दे रही है तो? हमारे परिवार से गिफ्ट तो आया है। तू तो खाली हाथ आया है कचरे, और तू जानता भी है कि मेरी बहन कौन है। छोड़ जाने दे, तू यह भी डिजर्व नहीं करता है। ओह, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि तेरी बहन कौन है, नक्श ने मजाक बनाते हुए कहा। लेकिन सच तो यह है कि पूरे सूरत शहर में ऐसा कोई नहीं था जिसे नक्श ना जानता हो। नफरत के साथ हर्ष ने कहा। मैंने कहा ना कि तू उसका नाम जानना भी डिजर्व नहीं करता है।
क्यों फालतू में इस मामले को बढ़ा रहा है? अगर मेरी बहन को पता चला तो तुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। आराम से ड्रिंक्स ले, खाना खा और इज्जत से बाहर जा, मुझसे पंगा मत ले। एपिसोड 104 गणपति बप्पा मोरया। हर्ष की बात सुनकर सभी ने अग्री करते हुए अपना सर हिलाया। हालांकि वहां मौजूद लोगों में हर्ष की कोई औकात नहीं थी, कोई उसे पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसकी बहन की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी थी और उसे कोई ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता था। हाँ, यह जावेरी खानदान का दामाद है तो आखिर कचरा ही। जिस तरह से वो हर्ष से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो कोई बड़ा आदमी हो। जरा पूछो तो उससे कि आखिर वो है कौन। उसका कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसे अमीरों के बीच में बवाल करना है। और आज तो उसने अग्निहोत्री परिवार की पार्टी में आकर बवाल कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। वहां मौजूद लोग कड़क अंदाज में धीमी आवाज के साथ डिस्कशंस करने लगे थे। ऐसा नहीं है कि नीलकंठ अग्निहोत्री को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या फिर वो देख नहीं रहे थे। उनकी आंखों के सामने यह सब हो रहा था और वो अपनी जगह पर बैठकर बड़ी बारीकी से नक्श के एक्सप्रेशंस और उसके हावभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। नक्श के अंदाज को देखकर उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ गए थे, जब उनके पास भी पैसा और स्टेटस नहीं था। हालांकि शुरू से ही वो अपने इरादों के बहुत पक्के रहे हैं और यही वजह है कि वो इस लड़ाई या फिर डिस्कशन के भागीदार नहीं बने, बल्कि वो तो देखना चाहते थे कि नक्श इस सिचुएशन को कैसे टैकल करता है। तुम्हारी बात सुनकर तो अब मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ। जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी बहन कौन है, हंसते हुए नक्श ने कहा। है सबसे पहले तुम यह देखो कि मेरी बहन ने गिफ्ट क्या दिया है। उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मेरी बहन का रुतबा क्या है। यह बोलते हुए हर्ष के कदम गिफ्ट्स एरिया की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े थे। उसने एक एलिजेंट सा दिखने वाला गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसे खोलते हुए बोला, आप सब भी देखिए, मैं शो ऑफ नहीं करता, रियलिटी में जीना पसंद करता हूँ। यह बोलने के बाद उसने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला। उसके अंदर बहुत सारे एंटिक्स थे जिन पर हीरे गढ़े हुए थे। कोई भी देखकर आसानी से बोल सकता था कि यह गिफ्ट करोड़ों रुपए का होगा। वाकई में गिफ्ट तो बुरा नहीं है, लेकिन उसका पैसा तुमने पे नहीं किया है ना? मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ नक्श ने कहा। क्योंकि मैं यहाँ पर सूरत के शहंशाह नीलकंठ अग्निहोत्री के एडवांस बर्थडे पार्टी में आया हूँ, तो मैं दूसरे लोगों की तरह खाली हाथ कैसे आ सकता हूँ? नफरत की नज़र से हर्ष ने नक्श को देखते हुए कहा। उसके बाद उसने गिफ्ट सेक्शन से एक और बॉक्स उठाया। इसमें भगवान गणेश का स्टैचू है जो करीब 300 साल पुराना है। ना हीरा है और ना ही चांदी, लेकिन इसकी प्राथमिकता देखते ही समझ आ जाएगी, एकदम असली, जिसे पौराणिक पत्थरों से बनाया गया है। यह तोहफा सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ जी के लिए, और मैं कामना करता हूँ कि बप्पा का हाथ हमेशा अग्निहोत्री परिवार पर यूं ही बना रहे, प्राउड अंदाज में हर्ष ने कहा। जैसे ही बप्पा का स्टैचू उस बॉक्स से बाहर आया, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठी थी और धीमी आवाज में फिर से डिस्कशंस शुरू हो गए थे। ओह माय गॉड, भगवान गणेशा का स्टैचू तो वाकई में सालों पुराना लगता है। क्या शानदार कारीगरी है। ऐसी कारीगरी इस जमाने में कहाँ महंगा है। कम से कम लाखों का तो होगा ही। एक सक्सेसफुल इंसान से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद से अब क्या ही एक्सपेक्ट करे, उसे तो बस ऑफेंड करना आता है। कुछ लाखों रुपए के बदले अग्निहोत्री परिवार की दोस्ती मिल रही है। इससे ज्यादा हर्ष को और क्या चाहिए। जीत गया लड़का। कुशल की आंखें भी गणेश के उस स्टैचू पर जाकर अटक गई थी। उसकी आंखों में अप्रिसिएशन की चमक दिखाई दे रही थी। हालांकि उसी समय नक्श के चेहरे की मुस्कान गहरी और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या हो गया कचरे? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई नायाब तोहफा है क्या? नफरत की नजर से हर्ष ने नक्श की ओर देखा।
मैं तुम पर हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सही चीजों की परख नहीं है दोस्त। नक्श ने उस स्टैचू को ध्यान से देखा और धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, मिस्टर नीलकंठ अग्निहोत्री के लिए तुम यह गिफ्ट लेकर आए हो। अगर आज तुम्हें मारा नहीं गया ना तो तुम अपने आप को लकी समझना। नक्श, क्या बात है? क्या इस स्टैचू में कुछ गड़बड़ है? कुशल की आंखों में डाउट दिख रहा था। नक्श ने अपना सर हिलाया लेकिन कुशल के सवाल का नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हर्ष से बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने इस स्टैचू को कितने में खरीदा है? 40 लाख। प्राउड फील करते हुए हर्ष ने कहा। उसे अभी भी किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट था। अगर यह बप्पा की असली पौराणिक मूर्ति है तो तुम्हारे पास नहीं हो सकती है। अब तुम खुद समझदार हो और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। क्या मतलब? तुम यह कहना चाहते हो कि यह स्टैचू नकली है? तुम बप्पा को नकली बोल रहे हो? भगवान से तो डर यूजलेस इंसान। हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। नक्श, फालतू की बकवास मत करो, अनिका ने नीलकंठ अग्निहोत्री को देखकर परेशान होते हुए कहा। स्टैचू के नकली होने की खबर सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच में फुसफुसाहट का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया। बताओ, अब यह यूजलेस आदमी तय करेगा कि हमारे भगवान असली हैं या नकली? कलयुग, घोर कलयुग। अब यही देखना और सुनना बाकी रह गया था। इस कचरे की हिम्मत कैसे हुई बप्पा को नकली कहने की? मुझे लगता है कि अब नीलकंठ जी जरूर कोई एक्शन लेंगे। नक्श ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही उसके कदम हर्ष की तरफ बढ़ने लगे। उसने हर्ष के हाथ से वो बप्पा का स्टैचू लिया और पानी के फाउंटेन की तरफ बढ़ा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि नक्श करने क्या वाला है। हाथ जोड़ते हुए और अपनी आंख बंद करते हुए नक्श ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकरिया। और देखते ही देखते उसने बप्पा को उस फाउंटेन में विसर्जित कर दिया। ओए, यह क्या किया तूने? वो स्टैचू पूरे 40 लाख का है। तुझे सुनाई दे रहा है? 40 लाख तूने तो कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। बप्पा को बाहर निकाल, निकाल बाहर। जोर से चिल्लाते हुए हर्ष के कदम अब उस पानी वाले फाउंटेन की तरफ बढ़ने लगे थे। माहौल पूरी तरह से गर्मा गया था। वहां मौजूद गेस्ट्स को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। तुरंत ही सभी लोग उस फाउंटेन की तरफ बढ़ने लगे। नक्श, यह तुमने क्या किया? अगर वो स्टैचू नकली था तो कम से कम हमें बताते तो सही कि तुमने उसे किस बेसिस पर जज किया, कुशल ने चिंता करते हुए कहा। पहली बात तो वो स्टैचू नकली नहीं था और दूसरी बात, अब उस स्टैचू के 40 लाख रुपए यह कचरा ही देगा, हर्ष ने गुस्से से कहा। ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, अगर तुम सभी के सामने यह प्रूव कर सको कि वो स्टैचू असली है। नक्श के चेहरे पर कॉन्फिडेंट वाली स्माइल आ गई थी। असली है, बिल्कुल असली है। वो स्टैचू मेरे चाचा जी लेकर आए हैं। मैंने उन्हें 40 लाख रुपए दिए हैं, जोर से चिल्लाते हुए हर्ष ने कहा। ठीक है, तो सभी को प्रूव करो, मैं भी तो तुमसे बस इतना ही कह रहा हूं, नक्श ने कहा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह बोलते हुए हर्ष उस फाउंटेन के करीब आ गया। लेकिन यह क्या? जब हर्ष ने उस फाउंटेन में उस स्टैचू को देखने की कोशिश की तो वो उसे कहीं दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि उस फाउंटेन की गहराई में उसे खूब सारी मिट्टी नजर आ रही थी जो नीचे जाकर जम गई थी। वो स्टैचू कहाँ कहाँ चला गया? हर्ष पूरी तरह से शॉक था। हर्ष को इस सिचुएशन में देखकर भीड़ भी सरप्राइज्ड रह गई और सभी उस फाउंटेन में पास जाकर उस स्टैचू को ढूंढने लगे। लेकिन वो स्टैचू तो एक ही झटके में गायब हो गया था और नीचे मिट्टी के रूप में दिखाई दे रहा था। यह देखकर पब्लिक भी स्टन रह गई थी। नक्श, वो स्टैचू कहाँ चला गया? कुशल ने चौंकते हुए पूछा। हम तो बात ऐसी है कि क्योंकि आज बप्पा का विसर्जन है तो मैंने बप्पा को विदा कर दिया है। अच्छी बात यह है कि हर्ष की वजह से हम सभी यहाँ पर बप्पा को विदा कर पाए और बुरी बात यह है
कि बप्पा का वो स्टैचू किसी पौराणिक पत्थर से नहीं बल्कि मिट्टी से बना था, जिसके ऊपर पत्थर का पेंट था। पानी में डालते ही वो पत्थर गलने लगा और उसके साथ मिट्टी भी पूरी तरह से निकल गई। अगर वो स्टैचू असली होता तो उसमें मिट्टी का एक कण भी नहीं होता और वो पानी में नहीं गलता, क्योंकि पौराणिक पत्थर कभी गलता नहीं है। तभी तो सदियों साल पुरानी मूर्तियां हमें जमीन के अंदर मिल जाती हैं। दूसरी बात, भगवान कभी भी असली या नकली नहीं होते हैं। भगवान तो एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जिस दिन लोग भगवान को तोलना बंद कर देंगे, उस दिन यह कलयुग भी आपको सतयुग लगने लग जाएगा। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं कहना है। भगवान गणेश की जय। नक्श ने शानदार अंदाज में बप्पा का विसर्जन भी कर दिया, अपने आप को सही साबित भी कर दिया और साथ ही साथ हर्ष के दिमाग के दरवाजे भी खोल दिए। हर्ष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चाचा जी ने उससे झूठ बोला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके चाचा जी को उल्लू बनाया हो। खैर जो भी है, हर्ष का तो पोपट हो गया था। नक्श कुशल अभी भी सरप्राइज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सभी लोग इतने शॉक थे कि किसी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यह देखकर नक्श ने तुरंत ही अपना मुंह खोला, आप सभी इतने चुप क्यों हो गए हैं? हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें नीलकंठ जी के एडवांस जन्मदिन पार्टी पर बप्पा का विसर्जन करने का मौका मिला और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया मेरे प्यारे दोस्त हर्ष की वजह से। मैं मानता हूँ कि उसका 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन वो अपने आप को इस बात से दिलासा दे सकता है कि उसने 40 लाख के बप्पा को विसर्जित किया है। यह कोई आम बात नहीं है। हालांकि नक्श ने तो यह सब हर्ष को कूल डाउन करने के लिए कहा था, जिससे उसके दिमाग से 40 लाख के नुकसान की बात निकल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी का बुरा सोचो तब तो आप हो ही बुरे, लेकिन जब किसी का अच्छा सोचो तब भी आप बुरे ही कहलाओगे। ऐसा ही कुछ नक्श के साथ हुआ। चलो मान लिया कि वो स्टैचू नकली था। मैंने 40 लाख के बप्पा का विसर्जन किया और उसके लिए बप्पा मुझे 80 लाख भी दे देंगे। मैं तो मिस्टर नीलकंठ के एडवांस जन्मदिन पार्टी पर बप्पा लेकर आया। स्टैचू नकली ही सही, लेकिन बप्पा तो असली थे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो यहाँ पर खाली हाथ आए हो है ना? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम्हें तो पता भी नहीं था कि नीलकंठ अग्निहोत्री की पार्टी चल रही है। शायद तुम्हें तो यहाँ आने का और उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत आज हर्ष ने सही साबित कर दी थी। हेलो हेलो हेलो, किसने कहा तुम्हें कि मैं कोई तोहफा लेकर नहीं आया हूँ? नक्श ने एक बार फिर से मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ हर्ष की ओर देखा। जब नक्श हॉस्पिटल से यहाँ आ रहा था तब रास्ते में ही उसने सेक्रेटरी नंदिता को मैसेज कर दिया था। उस हिसाब से अब तक तो गिफ्ट्स आ जाने चाहिए। क्या तुम्हारे जैसा कचरा एक अच्छा गिफ्ट भी दे सकता है? प्लीज यह मत कहना कि तुमने किसी रोड साइड दुकान से शॉपिंग की है, मजाक बनाते हुए हर्ष ने कहा। यह सही है। पहले आप किसी को नकली तोहफा दो और क्योंकि वो तोहफा बप्पा का था इसलिए उसके लिए हीरो बन जाओ और फिर सामने वाले को नीचा दिखाओ, नक्श ने शांत अंदाज में कहा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो निकालो अपना गिफ्ट बाहर और दिखाओ कि अंदर क्या है। हमारी भी तो आंखें खुलनी चाहिए ना? हम भी तो देखे कि जावेरी खानदान का कचरा क्या सौगात लेकर आया है। इस समय हर्ष कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था और उसकी शक्ल से लग भी नहीं रहा था कि उसे अपने 40 लाख का कोई दुख हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। अगर यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होते तो हर्ष नक्श को जमकर पीटना चाहता था, लेकिन अपनी बहन की वजह से वो शांत था। परेशान मत हो, मेरे गिफ्ट्स यहाँ पर जल्दी ही आते होंगे। नक्श ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और चुपचाप खड़ा हो गया। वो एकदम शांत था और उसके चेहरे पर शिकन दिखाई ही नहीं दे रही थी। कहाँ है नक्श के गिफ्ट्स? एपिसोड 105 भानुशाली परिवार का टॉर्चर। नक्श, क्या पागलपन है यह? फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? एंग्शियस होते हुए अनिका ने कहा। अनिका के हिसाब से वो और नक्श दोनों हॉस्पिटल से सीधा यहाँ आए थे। हालांकि नीलकंठ अग्निहोत्री का जन्मदिन 2 दिन बाद है,
लेकिन कुशल ने नक्श को हॉस्पिटल से जल्दी चलने के लिए कहा और इस बीच वो उनके लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। लेकिन यहाँ तो नक्श सभी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसलिए अनिका को टेंशन हो रही थी। ओह, कोई गिफ्ट्स लेकर आ रहा है। क्या तुमने किसी सस्ते स्टोर से ऑर्डर किया है? हर्ष जितना ज्यादा बोल रहा था उसे उतनी ही ज्यादा नक्श से नफरत हो रही थी। सभी ने देखा कि भानुशाली ग्रुप की डायरेक्टर ऋतु निगम फॉर्मली ड्रेस्ड होकर अपने हाथ में एक लाल बैग लिए उस हॉल में एंट्री करती हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद लोग भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उनके हिसाब से नक्श जावेरी परिवार का एक यूजलेस दामाद है जो अपनी बीवी के पीछे पीछे हर पार्टी में पहुंच जाता है। ऐसे में भला वो किसी को क्या गिफ्ट दे सकता है? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप मुझे कुछ बताना भूल गई थी? ओह गॉड, एक कॉल कर लिया होता, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हर्ष ने गर्मजोशी वाले अंदाज में अपनी बहन से कहा। हालांकि उसी समय एक नौकर अचानक से भागता हुआ आया और नीलकंठ जी से बोला, सर, भानुशाली ग्रुप की डायरेक्टर आई हैं। साथ ही साथ हर्ष बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था क्योंकि उसकी बहन ने एंड मोमेंट पर कुछ इम्पोर्टेंट काम का हवाला दिया था और हर्ष को गिफ्ट्स के साथ जाने के लिए कहा था। लेकिन ऋतु तो अब खुद ही यहाँ आ गई थी। क्यों? यह बात हर्ष को परेशान कर रही था। जैसे ही उस नौकर के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही सभी की नज़र दरवाजे पर जाकर अटक गई थी। भले ही कुछ दिन पहले सूरत की इकोनॉमी हिल गई थी, लेकिन भानुशाली ग्रुप ने फिर से मार्केट को उठा लिया था और अब सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल थी। भानुशाली ग्रुप वो नाम था जिनके साथ हर कोई अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था। हर्ष और भी ज्यादा परेशान तब हो गया जब उसकी बहन ने उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं देखा। उस रेड बैग को टेबल पर रखने के बाद वो सीधा नक्श की तरफ बढ़ी। मिस्टर नक्श, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। जो भी गिफ्ट्स आपने लाने के लिए कहा था वो मैं सब ले आई हूँ। एंग्शियस होते हुए ऋतु ने कहा, जैसे मानो उसे डर लग रहा हो कि नक्श उस पर लेट आने के लिए गुस्सा होगा। कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? ओह माय गॉड, ओह गॉड। भानुशाली ग्रुप की डायरेक्टर ऋतु ने जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद को मिस्टर नक्श कहा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। शायद हमने कुछ गलत सुन लिया है। हाँ, गलत सुन लिया है। ऋतु निगम का अंदाज देखकर पब्लिक शॉक थी और धीमी आवाज में डिस्कस करने लगी थी। जब पब्लिक ने ऋतु को हॉल में गिफ्ट्स का बैग लाते हुए देखा तभी सब डाउटफुल हो गए थे क्योंकि ऋतु के हिस्से का गिफ्ट तो हर्ष पहले ही ला चुका था और उसने तो खोल गिफ्ट्स भी दिया था। लेकिन उसके बाद जब ऋतु ने नक्श को मिस्टर नक्श कहा तो पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। एक पल के लिए किसी को भी भरोसा नहीं हुआ कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। हालांकि ऋतु ने आजू बाजू चल रहे डिस्कशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही नक्श की बात सुनी वैसे ही वो थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई। थैंक यू मिस्टर नक्श। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम काफी परेशान हुई और यह बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर यहाँ आई, कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा। मिस्टर नक्श, आपके लिए कुछ भी करना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। ऋतु के मुंह से निकल रहे शब्द न सिर्फ शॉकिंग थे बल्कि इतने ज्यादा शॉकिंग थे कि पब्लिक के पसीने छूटने लगे थे। जब अनिका ने यह सब देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर पानी पानी हो गए हो। भानुशाली ग्रुप की डायरेक्टर यानी A+ लेवल के एम्प्लॉइज, वो भला नक्श को इतनी इज्जत कैसे दे सकते हैं? हर्ष का क्या हाल था पूछिए मत। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी मानो जैसे आंखें बाहर ही निकल जाएंगे। 3 साल पहले उसकी बहन का प्रमोशन हुआ और उसे भानुशाली ग्रुप का डायरेक्टर बनाया गया। तभी से हर्ष की भी किस्मत चमक उठी क्योंकि उसकी बहन के पैसों पर उसे खुल्लम खुल्ला ऐश करने का मौका मिलने लगा। और आज हर्ष जो कुछ भी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऋतु है। लेकिन हर्ष ने इससे पहले कभी भी ऋतु को इतनी इज्जत से किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा था। इस सवाल का सस्पेंस अभी भी जारी था। तभी अचानक से नक्श ने धीमी आवाज में ऋतु से पूछा, यह हर्ष तुम्हारा भाई है ना? जी जी मिस्टर नक्श, पूरी इज्जत के साथ ऋतु ने जवाब दिया।
अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम्हारा भाई तो शायद उतना केपेबल नहीं है, लेकिन उसे तुम्हारे द्वारा दी गई पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरों को बुली करना बहुत अच्छे से आता है, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही ऋतु का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उसे लगा कि शायद हर्ष से कोई गलती हो गई है। तुरंत ही उसने हर्ष के बिहाफ पर मांगी मांगते हुए कहा, मिस्टर नक्श, आई एम सो सॉरी, यह मेरी गलती है। जब यह सब हर्ष ने देखा तो उसे अचानक से बहुत तेज गुस्सा आया। तुरंत ही वो ऋतु की तरफ बढ़ा और बोला, दीदी, आपको इस कचरे को सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? यह कुछ नहीं है, यह बस जावेरी खानदान का यूजलेस। इससे पहले कि हर्ष अपनी पूरी बात रख पाता, अचानक से ऋतु ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी क्लासिक थी कि वो पड़ा हर्ष को, लेकिन आवाज भीड़ के मुंह से निकली, आओ है। दीदी, आपने मुझे क्यों मारा? अपने गाल पर हाथ रखते हुए हर्ष ने कंफ्यूजन में पूछा। क्या किया है तुमने? मैंने हद से ज्यादा तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर नक्श को ऑफेंड करने की? ऋतु की आवाज काफी कठोर थी। ऋतु नक्श को काफी समय से जानती थी और नक्श ने भी इससे पहले कभी भी उससे स्ट्रेंज टोन में बात नहीं की थी जैसे आज की। इसलिए ऋतु ने मैटर जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि जरूर हर्ष ने ही कोई बखेड़ा खड़ा किया होगा। दीदी, नक्श एक यूजलेस दामाद है। हर्ष इतना ज्यादा डिप्रेस था मानो जैसे वो मर ही गया हो। शट अप, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब बोलने की? ऋतु ने हर्ष के गाल पर एक और थप्पड़ मारा और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, तमीज तो तुम भूल ही गए हो। चुपचाप नीचे झुको और मिस्टर नक्श से माफी मांगो। ऋतु हर्ष को नक्श के सामने झुकने के लिए कह रही थी। भला हर्ष जो एक समय क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, वो अपने ही एक्स क्लासमेट के सामने झुक कैसे सकता था? वो नहीं झुकने वाला था। माफी मांग रहे हो या नहीं? ऋतु ने हर्ष के घुटने पर एक लात मारी और उसे नीचे बैठा दिया। जैसे तैसे हर्ष ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर नक्श, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यह माजरा देखकर वहां मौजूद भीड़ अपने सर हिलाने लगी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर्ष को इस हाल में नक्श से माफी मांगनी होगी। हर्ष की हाई स्पिरिट अब पूरी तरह से लो हो गई थी। भले ही हर्ष माफी मांग चुका था, लेकिन नक्श की आंखें कठोर अंदाज में हर्ष को घूर रही थी। आज पहली बार नक्श नीलकंठ अग्निहोत्री से मिला था, उनके घर आया था। वो इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे? यह सब कुछ हर्ष ने ही तो किया। क्या जरूरत थी उसे नक्श को ह्यूमिलिएट करने की? नक्श ने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो फिर इतनी शेखी बघारने की जरूरत क्या थी? अब देख लिए ना रिजल्ट, अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। अननोन नंबर देखकर नक्श चौंक गया, क्योंकि उसका नंबर ज्यादा लोगों के पास नहीं था। तुरंत ही नक्श ने कॉल उठाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? गॉडफादर कार्तिक साहब को और हिमानी मैडम को भानुशाली परिवार के लोग उठा कर ले गए हैं। मुझे भी काफी चोट आई है, इरफान भाई ने एंग्शियस होते हुए कहा। इरफान भाई को अब दर्पण भानुशाली की आइडेंटिटी समझ आ गई थी। यह नक्श का खानदान था, सबसे ऊंचा और सबसे पावरफुल। इरफान भाई को समझ आ गया था कि यह खेल उनके बस का नहीं है, और अगर उन्हें कार्तिक और हिमानी को छुड़ाना है तो उन्हें नक्श की मदद लेनी ही होगी। क्या कहा तुमने? यह सब कब हुआ? शॉक्ड होते हुए नक्श ने पूछा। अभी 1-2 घंटे पहले की ही बात है, इरफान भाई ने एंग्शियसली जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया, तुम आराम करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यह बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट कर दिया। क्या बात है नक्श, सब ठीक है ना? कुशल ने कंफ्यूजन में पूछा। कुशल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी से अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो। इस समय नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से ग्लूमी नजर आ रहे थे। भानुशाली परिवार की हिम्मत तो देखो, सूरत आकर वो कार्तिक और हिमानी को अपने साथ ले गए। अगर ऐसी बात है तो फिर तो नक्श के पेरेंट्स भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसे ही नक्श के मन में यह ख्याल आया, वैसे ही उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, लेकिन दोनों का ही नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। नक्श के सामने अब इक्वेशन और सिचुएशन पूरी तरह से साफ हो गई थी।
उसी समय मुंबई शहर में भानुशाली परिवार के विला में 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। यशवर्धन भानुशाली अपने सिंहासन पर बैठे थे और दर्पण से सारा हाल जानने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक, हिमानी, रविश और आकाश के अलावा नक्श के पेरेंट्स को भी उन लोगों ने बांध रखा था और जमीन पर बैठा रखा था। दर्पण भानुशाली के आर्डर पर उन सभी को टॉर्चर किया जा रहा था। यह सब सिर्फ इसलिए जिससे नक्श के मन में भानुशाली परिवार के लिए दहशत बनाई जाए, जिससे वो अपना मुंह हमेशा बंद रखे और अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश ना करे। जितेन भाई साहब, जानकी भाभी, आपने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी। आपने अपने बेटे को बिगाड़ा जिससे वो अपने ही परिवार को ऑफेंड करे और पिछले कुछ समय से आपके बेटे ने हमें बहुत ऑफेंड किया। आज उसकी वजह से उसके दोस्त भी यहाँ मार खाने के लिए आए हैं। इन लोगों को तो मैं आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आप तो परिवार का हिस्सा हैं। आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए आप दया के पात्र हैं। लेकिन आपका बेटा नहीं है। अगर वो यहाँ आया तो उसे भी मार खानी पड़ेगी। चिंता ना करे, उसे जान से नहीं मारेंगे, बस वार्निंग देकर छोड़ देंगे। कड़क अंदाज में दर्पण भानुशाली ने कहा। दर्पण, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। दांत पीसते हुए जितेन भाई ने कहा। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा, ऐसी बात है? बड़े भैया, क्या आपको पता है कि तुम्हारा बेटा कितना एरोगेंट है? पापा उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे जो उसके लिए ही अच्छा था, लेकिन वो अब बड़ा हो गया है और खुले में अपने दादा को चुनौती दे रहा है, ऑफेंड कर रहा है, जिसकी वजह से परिवार को कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कड़क अंदाज में दर्पण ने जितेन भाई से कहा। तुम बकवास कर रहे हो। मुझे नक्श पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी परिवार को ऑफेंड नहीं कर सकता है। जितेन भाई से भानुशाली परिवार का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे के प्यार में इस तरह से अंधे हो गए हो कि तुम्हें अब वो भानुशाली परिवार से भी बड़ा दिखने लगा है। ऐसी बात है ना? यही बात है ना? एरोगेंट अंदाज में दर्पण ने कहा। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मेरा बेटा बड़ा हो गया है। तुम लोग यह मत भूलो कि जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से तुम लोगों ने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था, आज उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से इस परिवार का वजूद जिंदा है तो है ना। मेरे बेटे में बिजनेस करने का दिमाग? अगर तुम में दिमाग होता तो तुम भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करके दिखाते, लेकिन क्या हुआ तुमसे? कुछ नहीं ना। मेरे बेटे ने ही तुम लोगों को सहारा दिया ना। तो अब बताओ कौन बड़ा हुआ, मेरा बेटा या भानुशाली परिवार? कड़क अंदाज में जितेन भाई ने दर्पण का मुंह बंद कर दिया। क्या होगा आगे? आगे क्या हुआ, इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।